हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विस द ब्यूरोक्रेसी में। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत की एक हिस्टोरिकल आउटलाइन डिस्कस करी थी, ठीक, कि क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत की कहानी खत्म होती है पानीपत के पहले युद्ध के साथ 1526 में, कि किस तरीके से बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसके बाद एक नए साम्राज्य की नींव डाली जिसको हम कहते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि 1526 में अगर हम इसकी शुरुआत करें तो थे तो ये लोग भी मुस्लिम रूलर्स ही, जो मुगल्स थे। किस प्रकार से ये दिल्ली के जो सुल्तान है उनसे डिफर करते हैं, ठीक। तो पहली बात तो ये कि मुगल्स अकेले एक कोई ट्राइब नहीं है, जैसा कि हमने अफगानिस्तान यानी कि लोदियों के बारे में, अफगानियों के बारे में या खिलजीज के बारे में, तुगलक के बारे में, वो जो हमने ट्राइबल्स के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की थी, इसके संबंध में हम ये कहते हैं कि ये ट्राइबल्स नहीं थे। मुगल्स, हम कह सकते हैं कि मुगल्स की रगों में दो महान वंशजों का खून दौड़ रहा है। एक है मंगोल वाले, चंगेज़ खान वाले, और दूसरे हैं आपको जानते ही हैं, तैमूर, ठीक। तो 1526 में स्थापना हुई मुगल की, बाबर ने करी। इस तरीके से हम देखते हैं कि बाबर ने 1530 तक शासन किया। इस पीरियड में आपको क्या पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए? इसके चारों युद्ध कब हुए, किस किस के साथ हुए, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ठीक। PKCG, पानीपत, ठीक है, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये युद्ध हुए और मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गया। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि बाबर के बारे में, इन विजयों के बारे में, उसकी आत्मकथा के बारे में, क्या किसी सूफी संत को वो फॉलो करता था या नहीं, इसके बारे में भी। इसके बाद गाड़ी बढ़ती है आगे, कहाँ से? हुमायूं से ले, हुमायूं की जो चलेगी कहाँ तक? 1540 तक। लेकिन हुमायूं के बारे में हम देखते हैं कि ये लड़खड़ाता रहता है और 1540 में इसे शेर शाह सूरी ने पराजित किया और बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इस समय हुमायूं चला जाएगा भारत से बाहर और फिर से स्थापना होती है किसकी? सूर वंश की, या कह सकते हैं लोदियों की। तो ये जो पीरियड है 1540 से लेकर 1555 तक का जो पीरियड आपको दिखाई देगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर से सूर साम्राज्य स्थापित है। सूर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 5 साल की है, 1540 से 1545 के बीच में शेर शाह सूरी के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा से रही है। तो शेर शाह सूरी को पढ़ते समय आप विशेष ध्यान देंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। किसके बारे में? इसके एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरीके से इसने एडमिनिस्ट्रेशन में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। लेकिन मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो प्रांतीय शासन है वहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, खास तौर पर बंगाल वाला। इसके द्वारा जारी किया गया सिक्का जिसको रुपया कहा गया है पहली बार, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन जाता है, मुगल पीरियड में ही हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक। फिर वापस आता है भैया शेर शाह सूरी लौट कर और फिर से स्थापित करता है क्या? मुगल साम्राज्य को। यही उपलब्धि मानी जाती है हुमायूं की कि उसने फिर से एम्पायर को रीस्टोर किया है। तो जिसको हम क्या कहेंगे? रीस्टोरेशन ऑफ द एम्पायर, रीस्टोरेशन ऑफ द एम्पायर। ये होता है भाई 1555 में। लेकिन हुमायूं लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, ठीक है, लड़खड़ाते हुए मर गया है। ऐसा इसका व्यंग्य बनाते हैं लेनपूल नाम के इतिहासकार कि हुमायूं उम्र भर, जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही क्या है, इसकी जान गई। सीढ़ियों से गिर गया था दीन पनाह में स्थित एक पुस्तकालय की, जिसका निर्माण इसी ने करवाया था, दीन पनाह 1532 के आसपास, ठीक। तो ये हो सकता है रीस्टोरेशन ऑफ द एम्पायर, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि मानी जा सकती है। 1556 में आप पढ़ेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध जो अकबर और हेमू के बीच में होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी सनसनीखेज, एक तरीके से कैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इवेंट है, इसको देखेंगे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और फिर हम देखेंगे 1556 से लेकर 1605 तक
इस लंबे पीरियड तक सिर्फ और सिर्फ किसका नाम आता है? अकबर का। अकबर का साम्राज्य विस्तार पढ़ना होगा आपको। अकबर ने किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार किया, अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी, ठीक है, किन राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किस प्रकार अकबर ने प्रशासन में राजपूत शासकों को भी अपने साथ रखा और उनको मनसब प्रदान किए, मनसबदार व्यवस्था क्या थी, ज़ात और सवार क्या था, इबादत खाना क्या था, तौहीद इलाही क्या होती थी, ठीक है, इलाहाबाद नगर की स्थापना कब करी गई। सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग इन हिज टाइम। तो हम कह सकते हैं अकबर वॉज सपोज टू बी द एम्पायर बिल्डर, और लगभग पूरे साम्राज्य में हम देखते हैं कि मुगल्स की सत्ता स्थापित हो जाती है। काफ़ी लंबे समय बाद हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में एक ही, लगभग पूरे इंडिया में एक ही झंडा लहरा रहा है जिसका नाम है मुगल्स का। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इसके समय की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बुनियाद हम कह सकते हैं कि अकबर ने ही डाली। तो इसमें हम देखेंगे पेंटिंग की शुरुआत तो हालांकि हुमायूं के समय से हुई थी, लेकिन अपने चरम पे पहुंच रही है ये, या कह सकते हैं कि इसका जो विकास हो रहा है वो हो रहा है अकबर के समय में। पेंटिंग हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, यानी कि बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हो गई, ये बहुत बननी शुरू हो जाती है इसके समय में। फतेहपुर सीकरी ने अपनी राजधानी बनाई थी, वहाँ भी कई सारी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, आज भी सुरक्षित हैं, ठीक है। डांस यानी कि नृत्य, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सारी एक्टिविटीज़ तो हमने बहुत पहले गुप्ता पीरियड में देखी थी, और तब हम प्राचीन काल का उसको स्वर्ण युग कहते थे। मध्यकाल का स्वर्ण युग हमको कहना पड़ता है मुगल वाले इस वाले पीरियड को, जब अकबर शासन कर रहा था। गोल्डन पीरियड अटेन करने के लिए हमें लगभग सभी क्षेत्रों में विकास होते हुए दिखना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, गोल्डन पीरियड कहेंगे। तो अकबर को सिर्फ एक विजेता ना माना जाए, वो जबकि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक ऐसे कल्चर को डेवलप किया जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी हो गई, ठीक है, बहुत गहरी जड़ें इसने स्थापित कर दी थी। यानी कि जब अकबर की मृत्यु हुई होगी और जहांगीर को जब सत्ता मिली होगी तो उसको एक इतना बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला होगा, ठीक है। तो इन सभी गतिविधियों को, जो कि मामला इतना छोटा मोटा नहीं है, इट विल टेक टाइम। अकबर के संबंध में पढ़ने के लिए आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, क्यों, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। तो अकबर को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों के बारे में नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से नया एस्टेब्लिश किया गया, अकबर की आर्मी, ठीक, जो तोप खाना बाबर ने स्थापित किया था वो एक बैकबोन बना रहा किसकी, मुगलों की, आने वाले लंबे समय तक, ठीक। तो मुगलों की आर्मी, किस प्रकार से इनका प्रशासन था, गवर्नमेंट इन एक्शन जो है टॉपिक अकबर के संबंध में, वो आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम टेकिंग है, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात यह है इसमें कि अगर हम ये देखें अकबर के समय में क्या समस्त भारत इसके अंतर्गत आ गया था, समस्त भारत तो नहीं आया था। हम इस तरीके से नक्शा बना सकते हैं कि अकबर के समय में कुछ पोर्शन छूटे होंगे, जैसे आसाम वाला इलाका क्या था, मुगलों की पहुंच से हमेशा बाहर ही रहा, काफ़ी दूर था, और यहाँ पर अहोम नाम की जातियाँ रहती थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अकबर ने काफ़ी हद तक 80% वाला जो इलाका है इंडिया का, उस पर तो मुगल सत्ता स्थापित कर ही दी थी, ठीक है। कुछ राज्य छूटे हुए थे, जैसे कि अहमदनगर, गोलकोंडा, ये सारे, बीजापुर, ये सब अभी मुगल सत्ता से क्या थे, बाहर थे। इनको बाद में शाहजहां और औरंगजेब के समय में देखते हैं बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया 1586-87 के आसपास, और अहमदनगर जीता गया था 1533 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे आप। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जहांगीर आता है इसके बाद, जहांगीर का टाइम देखेंगे। जहांगीर के संबंध में 1605 से लेकर 1627 तक क्या क्या पढ़ना होगा बताइए। कुछ अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं जहांगीर के बारे में, तो कम से कम जहांगीर के समय में जो चित्रकला का विकास हुआ है उसको तो जरूर पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
बाकी सब छोड़ सकते हैं जहांगीर के बारे में, कम से कम इसको तो पढ़ ही लीजिएगा। अगर और कुछ पढ़ने का मन कर रहा है जहांगीर के बारे में तो कम से कम जुनता पार्टी के बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये क्या मामला था, जिसमें नूरजहां का नाम आता है, इसकी वाइफ का। ये सारे वाकये हम देख सकते हैं जहांगीर के बारे में, अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक, मतलब जो छोड़ना नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको, कम से कम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आता है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां भी लंबे समय तक शासन करता है। ये चलता है कार्यक्रम 1627 से 1657 तक। इसके समय में हमको क्या पढ़ना चाहिए? एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटी में हम देखेंगे अहमदनगर का नाम इसमें सबसे पहले आ जाता है। ये याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल साम्राज्य का हिस्सा अहमदनगर कब बना, तो आप लिखेंगे 1633 में। ठीक, क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ का शासक कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी दौरान हम देखते हैं कि शिवाजी की भी शिवाजी का जन्म होता है इसी दौरान। और हम देखते हैं कि शाहजहां ने अपने समय में ही औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया था, जो लंबे समय तक रहा। तो उसको काफ़ी एक एक्सपीरियंस होता है शाहजहां औरंगजेब को। जब वह शासक बनता है तो उसने सारा जीवन कहाँ समर्पित कर दिया? दक्कन की राजनीति में। ठीक है, तो इस तरीके से शाहजहां के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। प्लस शाहजहां के संबंध में आप देखेंगे जो कंधार वाला इलाका है, जो कभी मुगलों का हिस्सा हुआ करता था, वो हमेशा के लिए बाहर चला गया। बदख्शां वाला, कंधार वाला, कौन कौन से कैंपेन किए इसने इसको प्राप्त करने के लिए, वो सब पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कम से कम शाहजहां की जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं वो पढ़ सकते हैं। प्लस इसने प्रशासन में यानी कि मनसबदारी सिस्टम में क्या क्या चेंज करवाया, क्या क्या इंट्रोडक्शन करवाया, वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, शाहजहां के संबंध में। इसके बाद नंबर आता है भाई औरंगजेब का। औरंगजेब तो खैर लगभग 50 साल तक शासन करता है। ठीक है, और औरंगजेब के बारे में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसने सत्ता हासिल करी, कैसे सत्ता हासिल करी। जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें सभी भाइयों को हराया, दारा शिकोह को बहुत बुरी तरीके से इसने हत्या कर दी थी कह सकते हैं, और सत्ता प्राप्त करी। 1657 से 1707 तक या 1658 से 1707 तक लगभग 50 साल तक औरंगजेब का शासन था। कई सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं कि कैसे औरंगजेब ने अपने पूर्व के शासकों की नीति में परिवर्तन करके राजपूतों को भी अपना दुश्मन बना लिया। इसकी जो एंटी हिंदू पॉलिसीज हैं ये काफ़ी पढ़ने जैसी हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। एंटी राजपूत पॉलिसी थी, एंटी सिख पॉलिसी थी इसकी, ऐसा बताया गया है। तो कट्टर किस्म का शासक है, सिर्फ शरीयत के नियम के अनुसार चलता है। संगीत वर्जित करवा दिया, कोई भी ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज हमको औरंगजेब के समय में देखने को नहीं मिलती जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में हमको देखने को मिलती है। इसको बैन करवा दिया, क्यों? क्योंकि वो शरीयत के खिलाफ है। इस प्रकार औरंगजेब ने शासन किया और बड़े लंबे समय तक शासन किया भाई, 50 साल तक। और हम देख सकते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो लगभग पूरा ये इतना इलाका ये मुगल साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य। तो ये सब चीज़ें आपको औरंगजेब के बारे में पढ़नी पड़ेगी। क्या, मैं फिर से बताऊंगा औरंगजेब के बारे में क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, शिवाजी और औरंगजेब, इनके बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, किस प्रकार से शिवाजी ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है मराठाओं के उत्पत्ति की, मराठाओं के राइज की, कि किस प्रकार से मराठवाड़ा क्षेत्र मुगलों के अंतर्गत रहते हुए भी कभी भी मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं करता, और उनका सारा जो संघर्ष है वो इनके साथ बीता। 1680 में शिवाजी की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन शिवाजी के बाद की जो उनकी जो जनरेशन है उन्होंने भी मुगलों की सत्ता को स्वीकार कभी भी नहीं किया है, नेवर एवर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मराठवाड़ा वाला क्षेत्र है इसका एक अनोखा या कह सकते हैं कि अनूठा स्थान है भारत के इतिहास में इन्हीं के समय में। ठीक है, तो जब मुगल्स कमजोर पड़े होंगे तो मराठाओं ने क्या करा होगा, साम्राज्य विस्तार करने का सोचा होगा, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट में हमारा प्रवेश हो जाता है 1707 के बाद।
ठीक है, तो एक तो पढ़ेंगे औरंगजेब और शिवाजी के बारे में, दूसरा औरंगजेब की एंटी राजपूत पॉलिसी, ये हमको पढ़नी होगी। तीसरी चीज हमको देखनी ये है, औरंगजेब के समय में जो सिख गुरु हैं, सिख गुरु जैसे कि गुरु तेग बहादुर को कैपिटल एग्जीक्यूशन दिया गया था, यानी कि मृत्यु दंड दिया गया है। वहां हम देखते हैं कि वहां भी सारे रिलेशन क्या हो गए, इसके खराब हो गए। तो मुगलों के प्रति जो कह सकते हैं कि जो भावना थी वो उसमें वो नफरत में बदल गई धीरे 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 धीरे। और हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की ये नीतियां जरूर जिम्मेदार रही होंगी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, पतन का कारण बनती है। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। इसके अलावा और भी है ना, अफगानियों ने विरोध किया था इसके खिलाफ, अंग्रेजों ने किया था इसके खिलाफ, तो कई सारे विद्रोह हमको इसके समय में देखने को मिलती है। ना ही कोई कल्चरल एक्टिविटीज, इन सब चीजों के बावजूद भी औरंगजेब लंबे समय तक शासन कर पाया। जागीरदारी क्राइसिस एक टर्म है जो हमको समझना होगा कि ये क्या चीज थी, जागीरदारी क्राइसिस। अर्थात अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जागीरदारी संकट का संबंध निम्नलिखित में से किस मुगल शासक से है, तब आप उसका जवाब देंगे औरंगजेब। क्या जवाब देंगे? औरंगजेब। जागीरदारी क्राइसिस क्या थी? यूपीएससी लेवल पे ये क्वेश्चन चीज यहाँ से आते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस क्या थी। ठीक है, तो मुगल्स को पढ़ना अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो मैं तो कहूँगा कि पूरा डिटेल में पढ़े भाई। जिसने नहीं पढ़ा है तो उसमें से कुछ पेंटिंग्स और कुछ बाकी चीज़ें देख सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट के साथ साथ हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के कई सारे संतों का भी हमको नाम मिलता है। जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में और अकबर के समय में इन सब की गतिविधियां भी चल रही हैं और वो समाज को अपने स्तर से क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। भक्ति संत, ठीक, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना होगा। भक्ति आंदोलन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट, ठीक है, इनके समय में ये सारी चीज़ें भी हो रही है, भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो आपको पता लगाना होगा कि किस मुगल बादशाह का समकालीन कौन सा संत है। जैसे कि तुलसीदास किसके संत हैं? समकालीन अकबर के। रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में हुई है। आप समझ रहे हैं बात को? रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में हुई। किसके समय में हुई है? अकबर के समय में। किसने करी है? तुलसीदास ने करी है। ठीक है, ये बहुत महान रचना है और हर घर में रामचरितमानस हिंदुओं के पाई जाती है। ठीक, समझ रहे हैं बात को? ये सब चीज़ें देखेंगे। जहांगीर का कौन समकालीन भक्ति संत था, इसके बारे में पता लगाइए। तो कहने का मतलब ये है कि मुगल्स अपने आप में एक भारी भरकम टॉपिक है जिसको समय देकर ही समझा जा सकता है और कई बार ये सारी चीज़ें रिवीजन भी मांगती हैं। अगर अकबर से शुरुआत करेंगे, जाहिर सी बात है, तो कभी कभी हमें क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर द्वारा चलाए गए जो अभियान है, जो पॉलिटिकल एक्सपेंशंस हैं, उसको क्रम में लगाइए। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि अकबर के समय तो कई सारे अभियान के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, कई सारे। ठीक है, तो अधिकतर हिंदू राजाओं ने अधीनता स्वीकार करी या युद्ध किया या फिर वो हार मान चुके होंगे या हारे होंगे और उनको किसका हिस्सा बना लिया गया होगा? मुगल साम्राज्य का। ओके, तो कंपोजिट सा रिलेशन हमको देखने को मिलता है अकबर और राजपूत शासकों के बीच में। काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं, ठीक, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में हम कह सकते हैं कि बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, हम रेगुलर क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।